हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना फेमा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और बच्चों, इस चैप्टर के हम लोगों ने दो क्लास ऑलरेडी पढ़ ली है। आज ये थर्ड नंबर की क्लास है इस चैप्टर। देखिए, जो लास्ट क्लास हमारी सेकंड क्लास, उसके अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था और उनके एग्जांपल्स हमने देखे थे। डेफिनेशन समझ ली थी हम लोग। बच्चों, वो जो हमने सेकंड क्लास पढ़ी थी उसमें हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उनके अंदर दो और डेफिनेशन मुझे आपको पढ़ानी है। और जैसे ही वो दो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा दूंगा बच्चों, उसके बाद में फिर हम इस चैप्टर के अंदर आगे के सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा, अब जो डेफिनेशन मुझे पढ़ानी है वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इन दो डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपनी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी और फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि आखिर फेमा क्या होता है। तो अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, बड़े प्यार से, आराम से। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, सिंपल है। देखिए बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मुन्ना भैया, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है गुड्डू भैया। तो मुन्नू मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया को बोला, गुड्डू भैया, यार मैं एक नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं। नई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैं एक लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब लैंड खरीद रहा हूं, जमीन खरीद रहा हूं और फिर उस पर मैं कोई बिल्डिंग बनाऊंगा। अभी मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, इमूवेबल चीज परचेज कर रहा हूं। तो गुड्डू भैया बोले, अरे वाह मुन्ना भैया, आप तो अपनी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो। जब मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया से बोला कि गुड्डू भाई मैं एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो गुड्डू भैया मुन्ना भैया से बोले, अरे मुन्ना भैया आप तो यार अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हो, आप तो अपनी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो। मुन्ना भैया बोले, कैपिटल इंक्रीज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, समझा नहीं मैं। बोला, देखिए, आप अगर सपोज करिए कि आप खरीदते कोई खाने की चीज या ऐसी कोई चीज जो कि जल्द शॉर्ट टर्म के लिए होती, जिसको यूज करते और वो खत्म हो जाती, या जो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कि आपने ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो करंट है। करंट का मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। आप सभी बच्चे अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, आपको पता होगा एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। करंट का मतलब होता है जो अभी के खर्चे हो रहे हैं, हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे पास में नहीं रहने वाली है, उनका हम यूज लेंगे और वो जल्दी ही खत्म हो जाए हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास में रहती और आपकी असेट या लाइबिलिटी को बढ़ा देती है या कम कर देती है, वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल शब्द का मतलब होता है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। आप कोई कार खरीदते हो तो बच्चे, कार आप सिर्फ आज के लिए या एक साल के लिए नहीं खरीदते। नॉर्मल मिडिल फैमिली वाला जो आदमी होता है ना, वो ये सोचता है कि यार मैं एक कार खरीदूं जिसको मैं कम से कम 7 से 8 साल तो एटलीस्ट चलाऊं। तो बच्चे, अगर आप ऐसी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी असेट या असेट एंड लाइबिलिटीज बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, वो कैपिटल अकाउंट है। आपने लागत लगाई है, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे सामान खरीद रहे हो जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, वो करंट अकाउंट में आ जाते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनका यूज शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उनका यूज कम वक्त के लिए होता है। देखिए मुन्ना भैया समझा रहे हैं अब गुड्डू भैया को कि आखिर उन्होंने क्यों बोला कि आप अपनी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो। मेरा मुन्ना भैया, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन
जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट डालता हो। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट डालता हो, मतलब लंबे टाइम तक आपके पास में रहने वाला है, उसका इफेक्ट लंबे टाइम तक आपके ऊपर रहेगा, जो आपकी असेट्स को चेंज करता है, या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। अगर आपने बेच दिया तो कम कर देता है, अगर आपने खरीद लिया तो बढ़ा देता है, उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब और डीप में समझा रहे हैं, गुड्डू भैया बोल रहे हैं देखो मुन्ना भैया, ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें अभी फेमा के अंदर, तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन है। एक है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, करंट सिचुएशन के लिए होता है ना। आप दुकान पे मार्केट में गए, वहां से जाके चिप्स लिया, आपने समोसा लिया, कचौड़ी ली, खाना लिया, वो आपने कंज्यूम करा और वो खत्म हो गया। ऐसी चीज जो बहुत लंबे टाइम तक आपके पास में नहीं रहने वाली है, बड़ी जल्दी ही आप उसको यूज कर लोगे, तो वो करंट का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर सपोज करिए मैं दुकानदार हूं और मैं ये वाटर बोटल्स का, पानी की बोटल्स का व्यापार करता हूं, मैं इनको बेचता हूं, तो मैं इनको मंगाऊंगा, खरीदूंगा और फिर मैं इनको सेल आउट कर दूंगा। ये मेरे पास में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली है। इस बोतल को जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मंगाऊंगा, परचेज करूंगा, तो मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, पैसा पे कर रहा हूं, लेकिन ये जो माल मेरे पास में आ रहा है मटेरियल, इसको मैं बहुत लंबे टाइम तक अपने पास में नहीं रखने वाला हूं, बल्कि इसको मैं बेच दूंगा और पैसा मेरे पास में रियलाइज हो जाएगा। तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मैंने जब ये बोतल परचेज करी तो मेरे लिए वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये मेरे पास मेरी असेट को नहीं बढ़ा रही है, ये जल्दी से बिक जाएगी, मेरे से दूर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैंने कोई कार खरीद ली, मैंने कोई जमीन खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसी कोई चीज मैंने खरीद ली जो मेरे पास में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है, उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डीएसएलआर कैमरा से पढ़ा रहा हूं मेरे, तो ये कैमरा मैंने काफी पहले परचेज किया था। अब ये कैमरा मेरे पास में लंबे टाइम तक रह रहा है, अभी भी रह रहा है और आगे बहुत टाइम तक रहने वाला है, बस आप नजर मत लगा देना इसको। तो ये मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। तो यही बात समझा रहे हैं गुड्डू भैया। तो अब आपके समझ में आया होगा कि जब मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया को बताया कि भाई गुड्डू, मैं तो एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, तो गुड्डू भैया ने बोला अरे वाह मुन्ना भैया, आप तो अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया है जो प्रोडक्ट आपके पास में मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, आपके ऊपर एक लंबा इफेक्ट डालने वाला। तो स्टूडेंट्स यही है डेफिनेशन। अब इसको हम डेफिनेशन की तरीके से देख लेते हैं। अभी मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिए लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि आपकी असेट्स से लायबिलिटीज को चेंज कर देता है। इसका मतलब है उसका इफेक्ट लंबे टाइम के लिए रहता है। जबकि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम के अंदर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली अगर आप लीगल डेफिनेशन देखोगे ना करंट अकाउंट, तो एक्चुअल डेफिनेशन ये लिखी हुई है सेक्शन 2J के अंदर कि ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट कैपिटल ट्रांजैक्शन दे आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन आप एग्जाम में अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखोगे तो सिर्फ इतनी सी थोड़ी ना लिखोगे, तो फिर आपको ये पूरा लिखकर आना पड़ेगा, पूरा लिखकर आना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये स्कैनर साथ में हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इनका इफेक्ट बहुत शॉर्ट रहता है। और उसके अलावा जैसे आपने मान लीजिए कोई फॉरेन से ट्रेड, मैंने बोला ना आपने कोई बिजनेस किया, कोई सामान मंगवाया और फिर उसको आगे बेच रहे हो, तो वो करंट अकाउंट हो गया है ना। कोई करंट बिजनेस कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हो, शॉर्ट टर्म का कोई लोन वोन ले रहे हो, अपने मम्मी पापा को, स्पाउस वाइफ को, हस्बैंड को पैसे, अपने बच्चों को पैसे भिजवा रहे हो, मेडिकल केयर कर रहे हो अपने पेरेंट्स की, ऐसा जो आपने सर्विस की और उसका पैसा दिया और वो खत्म। आज अगर मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में जाकर अपने ट्रीटमेंट कराता हूँ तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देगा ना। अब ऐसा तो नहीं है वो ट्रीटमेंट मेरे पास में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, मेरी दोबारा भी तबीयत खराब हो सकती है, मैंने पैसा दिया मेरे को उसका,
रिटर्न मिल गया मेरे को उसका मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरे को सामान मिल गया, सर्विस मिल गई, गुड्स मिल गए और वो खत्म हो गया, वो लंबे टाइम तक मेरे पास में नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो लंबे टाइम तक इफेक्ट डालकर रखते हैं, जो हमारी असेट्स को, लाइबिलिटीज को चेंज कर देते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब आ जाते, अभी तक देखिए बच्चों, पहली जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों ने समझा था कि आखिर फेमा एक्ट क्या है, ये कब आया, ये क्यों आया, इससे पहले कौन सा एक्ट था, इसको लाने की क्या वजह थी, पुराने वाले एक्ट को हटाने की क्या वजह थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हमने पढ़ा। सेकंड क्लास में हमने सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ ली और आज ये डेफिनेशंस भी पढ़ ली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने साथ में सॉल्व कर लिए और आगे करते हुए चलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शंस को, मेन प्रोविजंस को, पर एक तरह से आपका चैप्टर अब यहीं से स्टार्ट हो रहा। देखिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3, ये आपके इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। अब देखिए बच्चों, सेक्शन 3 मैं आपको समझाऊं उससे अच्छा है कि मैं आपको एक कहानी सुना दूं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी कहानी है। वो कहानी आप सुने और आपको ये सेक्शन 3 के जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सब एक बार में समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये है बबीता जी। आप सब इनको जानते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल सब देखते, ये बबीता जी हैं। और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे प्यारे जेठालाल भैया। ठीक है साहब। एक दिन की बात है, बबीता जी ने जेठा जी से पूछा कि जेठा जी, ये जो फेमा एक्ट है, फेमा 1999, इसका जो सेक्शन 3 है आखिर वो किस बारे में बात करता है, क्या बोलता है ये सेक्शन 3। तो जेठा जी बबीता जी को बता रहे हैं कि बबीता जी देखिए, इंडिया का कोई भी पर्सन बाहर फॉरेन में जा सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन ट्रांजैक्शंस को इंडिया का बंदा फॉरेन के अंदर नहीं कर सकता, मना किया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब उसे कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तब ही जाकर वो फॉरेन के अंदर अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है। फॉरेन या तो करेंसी परचेज कर सकता है, फॉरेन करेंसी, रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करा लो, यूरो में कन्वर्ट करा लो, पाउंड्स में कन्वर्ट करवा लो, या फिर वो फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। तो जेठा जी बता रहे हैं कि नॉर्मली फेमा एक्ट जो है उसकी मदद लेकर इंडिया का कोई भी व्यक्ति, इंडिया का कोई भी पर्सन फॉरेन में जा सकता है या फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। लेकिन सेक्शन 3 के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लिखी हुई है, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कंडीशंस लिखी हुई हैं कि उन सिचुएशंस के अंदर इंडिया का बंदा फॉरेन में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, इवन फॉरेन सिक्योरिटी को होल्ड नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 3। तो बबीता जी बोली कि जेठा जी थोड़ा डिटेल में बताइए, आपने बोला कि सेक्शन 3 रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, ये जो हम सिचुएशन है, कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर इंडिया का पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं। तो बबीता बोली कि थोड़ा बता दो मुझे इसको, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो अब जेठा जी क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन, इंडिया का पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूं, पर्सन में इंडिविजुअल आदमी भी आता है, नेचुरल पर्सन, कंपनी भी आती है, पार्टनरशिप फर्म, सब, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एजेंसी, ये सब आते हैं। कोई भी पर्सन
फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, मतलब इंडिया का बंदा फॉरेन में ट्रांजैक्शन करना चाहता है, फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, फॉरेन की करेंसी लेना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज में अगर डील करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही कर सकता है। ऑथोराइज्ड पर्सन का मीनिंग मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, दोबारा से समझा रहा हूं कि देखिए, मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी नाना पाटेकर साहब, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आज सपोज करिए मैं मोहित बंसल अगर आज फॉरेन के अंदर कुछ भी करना चाहता हूँ, फॉरेन की करेंसी लेना चाहता हूँ, फॉरेन में बिजनेस करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अपने घर वालों को बाहर भेजना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट के रूट से जाना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड रूट। ऑथोराइज्ड रूट का मतलब क्या है? आज मेरे पास में क्या है, आप को मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो वो मुझे आप रुपये में दे रहे हो, गांधी जी दे रहे हो आप मुझे अगर अमेरिका जाना है तो मुझे डॉलर चाहिए, लेकिन आप तो मुझे रुपए देते हो, मैं तो मेरी कमाई तो रुपए में है, मेरी अर्निंग तो इंडियन रुपीज में होती है, देन मुझे डॉलर कैसे मिलेगा? उसके लिए मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। अब मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगा, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ऑथोराइज कर दिया है, जैसे कुछ बैंक को ऑथोराइज कर दिया कि अगर आज मुझे करेंसी चेंज करनी है तो मैं बैंक में जाऊंगा, मैं बैंक से बोलूंगा ये इतने रुपए हैं, इनका मुझे करेंसी चेंज करके दे दो, तब बैंक मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे ही हैं ये रुपए, तुमने कहां से कमाए, पहले ये प्रूफ करो, तुम्हें ये फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्या करने वाले हो, वो अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। उससे क्या होगा, जब मैं उससे फॉरेन करेंसी लूंगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा तो टैली हो जाएगा, हाँ मैंने जो रीजन बताया था, पर्पस बताया था फॉरेन की करेंसी लेने का, मैंने उसी में यूज लिया है, मैं फ्रॉड नहीं। ये तो एक्चुअल है, ये सही है। ये अगर कोई भी बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, उसे ऑथोराइज्ड पर्सन, या ऑथोराइज्ड पर्सन कौन है? वो बैंक। अब गवर्नमेंट ने बैंक को ऑथोराइज कर दिया, कोई एजेंसी को ऑथोराइज कर दिया, तो हम उनके पास में जाकर उनके थ्रू फॉरेन में डील कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर मैं उस बैंक के पास में ना जाऊं, मैं किसी प्राइवेट आदमी के पास में चले जाऊं जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड नहीं है, मैं उससे बोलूं मैं तुम्हें इंडियन रुपी दे देता हूं, तुम मेरे वहां पर करेंसी पहुंचवा दो या मुझे फॉरेन में करेंसी में कन्वर्ट करके दे दो, वो इलीगल काम है। मैं वो ऑथोराइज्ड रूट से नहीं जा रहा हूं, मैं ऑथोराइज्ड पर्सन से नहीं कर रहा हूं, ये हवाला ट्रांजैक्शन है, ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये गलत है। तो यही बात बोल रहा है सेक्शन 3 का पहला पॉइंट। सेक्शन 3 का पहला पॉइंट जो मैंने बोला ना रेस्ट्रिक्शन डालता है, रेस्ट्रिक्शन ये डाल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिया का कोई भी पर्सन, इवन कोई कंपनी, इवन कोई नेचुरल पर्सन अगर फॉरेन में डील करना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, तो ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू करना पड़ेगा, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करा है उनके थ्रू आपको डील करना पड़ेगा। चाहे से मैं अपने लिए कर रहा हूं, चाहे से मैं किसी और के लिए कर रहा हूं। सपोज कीजिए आज मैं मोहित बंसल, मैं तो इंडिया में रहता हूं, मैं खुद अपने लिए अपने ब्याह पे फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता हूं, ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू जाना पड़ेगा। सपोज करो कि मेरा कोई जानकार है जो आउटसाइड इंडिया रहता है, मैं उसके बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता हूं, तो भी ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू जाना पड़ेगा। चाहे से मैं अपने लिए कर रहा हूं, चाहे से मैं किसी और के ब्याह पे कर रहा हूं, चाहे से मैं उस बंदे के ब्याह पे कर रहा हूं जो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया का पर्सन किसी के लिए भी, अगर इंडिया का पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू कर सकता है, अदरवाइज नहीं। बच्चे अगर ये बात आपको समझ में आई तो यहां पर हमारा ये और ये सी पॉइंट दोनों कवर हो गए। तो देखिए अभी तक बात हुई कि भैया बबीता जी ने पूछा जेठालाल से कि जेठा जी ये सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है? जेठा जी बोल रहे हैं कि साहब रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है। बोला रेस्ट्रिक्शन कैसी? अगर कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है तो ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं। चाहे से वो अपने ब्याह पे करे, चाहे से किसी और के ब्याह पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। यहां तक तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया, दो रेस्ट्रिक्शन और हैं, ये और देखेंगे अभी हम। सपोज कीजिए कि
एग्जाम्पल से समझा दूंगा। सपोज कीजिए कि कोई फॉरेन में बंदा रहता है, फॉरेनर है कोई, है ना, और उसने इंडिया के किसी पर्सन से उसने इंडिया की किसी पर्सन से डीलिंग करी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे लेकर चलते हैं कि एक है टॉम क्रूज, और टॉम क्रूज ने रिलायंस से कोई सामान परचेज किया था उधार पर, क्रेडिट पर, और उसका पैसा इसे पे करना। क्लियर ये चीज? तो टॉम क्रूज रिलायंस को पैसा पे करे क्योंकि रिलायंस सामान बेच चुका है। अब पैसा पे कैसे करेगा? फॉरेन करेंसी में करेगा, क्योंकि रिलायंस ने इससे जो लिया होगा वो इंडियन रुपी तो नहीं लिया होगा, डॉलर लिया होगा। जैसे सपोज करो रिलायंस ने आज इसको एक चेयर दी, तो रिलायंस ने वो चेयर इसको 80 रुपीज की नहीं दी होगी, $80 की दी होगी। तो 80 रुपए और डॉलर में बहुत फर्क आ जाता है ना, वो 6400 ऐसा कुछ होता है। टॉम क्रूज मेरे मोहित बंसल के पास में आया और मुझसे बोला, क्या तुम तो इंडिया में रहते हो, एक काम करो तुम इनको पे कर दो। मैंने बोला भाई अगर तुम्हारे बिहाफ पर मैं भी अगर तुम्हारे बिहाफ पर पेमेंट करूंगा, उधारी का पेमेंट करूंगा, तो भी फॉरेन करेंसी की जरूरत तो पड़ रही है ना, क्योंकि मैं इसे सिर्फ इंडियन रुपीस उतना थोड़ी ना दे दूंगा, ये तो डॉलर में कन्वर्जन होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर रहता है और उसका कोई उधार चल रहा है ना, टॉम क्रूज का उधार चल रहा है, मैं उसके ब्याह पर भी अगर पेमेंट कर रहा हूं तो भी ये रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो वो खुद करे या फिर मुझे गवर्नमेंट से कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने सेक्शन 3 में 3 बातें पढ़ी, अभी और पढ़ेंगे 3 बातें पढ़ी। क्या पढ़ी? अगर कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है तो उसके लिए वो सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही करेगा, चाहे से वो अपने लिए डील कर रहा है, चाहे से किसी और पर्सन के ब्याह पर डील कर रहा है, चाहे से वो किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उसका उधार चुका रहा है, उसे ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? और इसके अलावा अगर कोई भी इंडिया का पर्सन अगर कोई भी इंडिया का पर्सन ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, इंडिया का पर्सन ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसकी वजह से फॉरेन में वो कोई असेट होल्ड कर लेगा, है ना, या तो वो एक्विजिशन कर लेगा या वो मान लीजिए कोई वहां पे राइट एक्वायर कर लेगा, तो वो नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेशल परमिशन लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आरबीआई। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, सेक्शन 3 बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है स्टूडेंट्स? सेक्शन 3 बोलता है बच्चों कि अगर कोई भी पर्सन, इंडिया का पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है तो वो ऐसे तो नहीं कर सकता, सेक्शन 3 में रेस्ट्रिक्शंस लिखी है। पहली बात, उसे ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू जाना है, चाहे से वो अपने ब्याह पर डील कर रहा है, चाहे से किसी और के ब्याह पर, चाहे से पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो पहले से बाहर है इंडिया से, उसके ब्याह पे कोई उसका उधार चुका रहा है, और ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जिसकी वजह से फॉरेन में वो कोई असेट होल्ड कर। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन 3। अब चलते हैं हम आगे। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 4। यहाँ पे बच्चों हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया है। एक बार अभी तक आज की क्लास में हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा और सेक्शन 3 पढ़ा, उसको रिवाइज करते हैं क्योंकि आपको पता है बच्चों हम रिवाइज भी करते हैं क्लास में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, और इसके एमसीक्यू की क्लास मैंने आपको अलग से दी हुई है और बुक्स नोट्स आपके पास में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अब बात आ जाती है, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले मैंने आपको बताया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो लंबे टाइम के लिए ट्रांजैक्शन चल रहा है, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो शॉर्ट टाइम के लिए चल रहा है और जो कैपिटल में काउंट नहीं होता है। सेक्शन 3 के अंदर मैंने आपको 4 रेस्ट्रिक्शन बताई। कोई भी इंडिया का बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू करेगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू अगर नहीं कर रहे हो तो डील नहीं कर सकते।
चाहे से अपने ब्याह पर करो, चाहे से किसी और के ब्याह पर करो, चाहे से पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया पहले से कोई इंडिया से बाहर रहता है उसके ब्याह पे उसका उधार चुका रहे हो, और चाहे से आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर लोगे या एक्वायर कर लोगे, तो भी उस केस में ऑथराइज पर्सन है, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेक्शन 3 रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हम सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में बच्चों ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए जून 2019 में क्वेश्चन आया है, ये रहा। हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 बोलता है कि फॉरेन के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है और उनके एक्सेप्शन। सुनिए, नो पर्सन, चाहे से इंडिविजुअल पर्सन, चाहे से कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, वो एक्वायर नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता या टेक ओवर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, पजेस नहीं कर सकता और ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर आज मेरे पास में कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को नहीं कर सकता, फॉरेन की सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर्स को नहीं कर सकता, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, ना तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूं, ना मैं उसको एक्वायर कर सकता। अब आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा कि सर ऐसा तो नहीं होता, इंडिया वाले लोग फॉरेन की कंपनीज के शेयर्स तो परचेज करते हैं, डिवेंचर्स तो परचेज करते हैं, करेंसी भी लेते हैं, और फॉरेन के अंदर सब बड़े बड़े हीरो लोग जो होते हैं वो लोग प्रॉपर्टी भी खरीद के रखते हैं। अरे उनके एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, वो खुद नहीं खरीदते बल्कि वो सामने वाले से गिफ्ट लेते हैं। हालांकि वो दूसरा तरीका होता है कि उन्होंने किसी फॉरेन के बंदे को पहले कुछ पैसा दे दिया और बोले तुम प्रॉपर्टी खरीद लो और मुझे वो गिफ्ट कर दो, तो इंडिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताते हैं। हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे कि अगर कोई इंडिया का बंदा फॉरेन करेंसी को होल्ड करना चाहता है या फॉरेन करेंसी लेना चाहता है तो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू तो लेगा, पर कैसे लेगा, पूरा प्रोसेस, एक एक चीज इस चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ कंप्लीट होगा। बस अभी आप धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते चलिए, कहानी है, धीरे धीरे इसके सस्पेंस खुलता जाएगा। तो बच्चों मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन 4 रेस्ट्रिक्शन लगाता है, वो ये बोलता है कि इंडिया का कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को, फॉरेन की सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर बॉन्ड स्क्रिप्ट्स डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को, इवन फॉरेन के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर रेजिडेंट लिखा है, सिटीजन नहीं लिखा है। मैं पहले ही फर्क समझा चुका हूँ। सिटीजन का मतलब है जिसके पास भारत की नागरिकता है, और रेजिडेंट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में 182 या उससे ज्यादा दिन रहा था। मैं रेजिडेंट की बात कर। अब एक्सेप्शन, अगर कोई फॉरेन का सिटीजन है, मतलब नागरिक तो वो किसी दूसरे देश का है, लेकिन वो रेजिडेंट इंडिया में है। एग्जाम्पल के तौर पर ये है क्रिस्टीन स्टेवर्ट। आप सब बच्चों ने मूवी देखी होगी ट्विलाइट नाम से, है ना, बुक भी पढ़ी होगी, उसकी ये एक्ट्रेस है, हीरोइन है। तो क्रिस्टीन स्टेवर्ट एक अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका की नागरिक है, और ये एक्ट्रेस भी है ना, ये एक्ट्रेस भी है। अब इन्होंने क्या किया है, तो ये अमेरिका की सिटीजन, अमेरिका में अब तक रहती आई थी, अमेरिका में मूवीज करती आई थी, लेकिन इंडिया में इन्होंने अपना एक्टिंग स्कूल खोला हुआ है, और प्रीवियस ईयर में ये 182 दिन से ज्यादा रही थी। प्रीवियस ईयर में ये इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा रही थी, क्योंकि इंडिया में इन्होंने अपना एक्टिंग स्कूल खोला है। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं इनके स्कूल में, उनको ये टीचर की तरह पढ़ाती है, समझाती है क्या होती है। तो ये इंडिया की रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट कौन होता है, जो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहा, ये रही थी। इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी अमेरिका में खरीदी। अब देखिए हमने क्या बोला था कि इंडिया के कोई रेजिडेंट फॉरेन में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। क्रिस्टीन स्टेवर्ट इंडिया की रेजिडेंट है, सिटीजन नहीं है, सिटीजन तो अमेरिका की है, इंडिया की रेजिडेंट।
लेकिन इन्होंने अमेरिका में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। इसका मतलब, अरे भाई, कोई फॉरेन का सिटीजन अगर इंडिया में रेजिडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी उसके ऊपर सेक्शन 4 की रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, तो फॉरेन में प्रॉपर्टीज परचेज कर सकता है। पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ लिया। सेकंड, अगर चाहे से इंडिया का ही कोई पर्सन है, चाहे से इंडिया का ही सिटीजन रेजिडेंट है, अगर उसने प्रॉपर्टी 8 जुलाई या उससे पहले होल्ड करी हुई है आरबीआई की स्पेशल परमिशन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना याद रखिएगा। देखो, अब आपको ना बच्चों ये समझ में आ रहा होगा कि सर अगर आज मैं अमेरिका में कोई घर खरीदना चाहूं तो क्या नहीं खरीद सकता? खरीद सकते हो यार, खरीद सकते। ऐसा नहीं है खुद चले गए अमेरिका और जाकर खरीद लिया, किसी को बताया नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 मना करता है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 बोलता है ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू जाओ, आरबीआई से परमिशन लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, फिर खरीदो। कौन मना कर रहा है यार? गवर्नमेंट तो खुद बढ़ावा दे रही है, जाओ खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर परमिशन तो लो, इंफॉर्मेशन तो दो। आप अमेरिका में अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कहां से कमाया वो पैसा? पैसा इलीगल तरीके से तो नहीं कमाया, ऐसा तो ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन में डील नहीं कर सकते, कर सकते हो। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 रेस्ट्रिक्शन बता रहे हैं कि इलीगल मत करो यार। इलीगल क्यों कर रहे हो भाई? ऑथोराइज्ड पर्सन से चले जाओ ना। गवर्नमेंट अलाउ तो कर रही है, बस गवर्नमेंट तुमसे इंफॉर्मेशन ही तो मांग रही है। गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट भी तो दे रही है, तुम्हारे लिए बंदा बिठाया है जो सब काम करके देगा तुमको, थोड़ा सा ही तो कमीशन लेगा, थोड़ा सा पैसा लेगा, बट गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन तो होगी। तुमने कहीं ब्लैक मनी तो नहीं कमाई, काला धन तो नहीं है तुम्हारे पास में। इसी इसके एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन आपको समझ में आया, फॉरेन का कोई सिटीजन जो नागरिक दूसरे देश का है लेकिन अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो वो खरीद सकता है आउटसाइड इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अगर किसी पर्सन ने 8 जुलाई या उससे पहले आरबीआई की स्पेशल परमिशन से फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा तीसरा, अगर फॉरेन का कोई सिटीजन या फिर वो बंदा जिसने 8 जुलाई 1947 या उससे पहले फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदी हुई, दोनों में, इन फर्स्ट और सेकंड में से जो हमने लोग बताए उनमें से कोई भी अगर इंडिया के किसी बंदे को गिफ्ट दे रहा है, अगर इंडिया के किसी बंदे को क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो फिर उस केस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। ये है एक एक्ट्रेस, फॉरेन की सिटीजन है, एलेक्जेंड्रा करके नाम है इनका। ये मुझसे बोला मोहित तुम बहुत ही हैंडसम। मैं पहले बहुत हैंडसम था ना, मजाक मत समझिए। तो बोला मोहित तुम बहुत हैंडसम हो यार, और मेरा एक यूएसए में घर है और मेरे पास में एक गाड़ी भी है रोल्स रॉयस करके, मैं तुम्हें वो घर और रोल्स रॉयस गिफ्ट करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगे, तुम मुझे पसंद आए। मैंने बोला भाई देखो वैसे तो मैं बहुत सख्त हूँ, पर यहाँ मैं फिसल गया। हाँ तो आप मुझे गिफ्ट दे दीजिए, मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सेक्शन 4 का ये एक्सेप्शन कि अगर कोई भी बंदा, कौन, जो फॉरेन सिटीजन है, चाहे से वो इंडिया का रेजिडेंट है चाहे से नहीं है, फॉरेन सिटीजन है, या फिर वो पर्सन जिसने 8 जुलाई 1947 या उससे पहले फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदी, अगर वो इंडिया के बंदे को गिफ्ट दे रहा है, मतलब इंडिया का बंदा पैसे से नहीं खरीद रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, हाँ तो वो ले सकता है। बस वो इंटीमेट कर देगा गवर्नमेंट को और वो ले लेगा, अपने नाम पे इंडिया में रजिस्टर करवा देगा। यहां तक आपको समझ में आया? लास्ट एक्सेप्शन और पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। अभी तक मैं रिवाइज कर देता हूं आज जो हमने पढ़ा, फिर हम इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक देखो बच्चों हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है वो लंबे टाइम तक इफेक्ट डाल के रखेगा, आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज पर इफेक्ट डाल के रखेगा, उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, अब इसके अलावा सेकंड बात ये आ जाती है
कि सेक्शन 3 हमने पढ़ा, उसमें रेस्ट्रिक्शन पढ़ी कि इंडिया का कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, करेगा तो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करेगा, चाहे से अपने लिए करे, चाहे से किसी और के लिए करे, चाहे से पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के बिहाफ पे उसका कोई उधार चल रहा है उसको चुकाए, और चाहे से वो कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसकी वजह से वो कोई एसेट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सेम बात सेक्शन 4 बोल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया, कोई भी पर्सन में इंडिया का रेजिडेंट, इस शब्द को अच्छे से याद रखेगा, इंडिया का रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट नॉट सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया, अगर फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, फॉरेन सिक्योरिटी खरीदना चाहता है, नहीं कर सकता। ऑथराइज पर्सन से कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। एक्सेप्शन है, फॉरेन का कोई सिटीजन है जो नागरिक फॉरेन का है, इंडिया के अंदर वो रेजिडेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फॉरेन में हमारी गवर्नमेंट से ना पूछे, क्योंकि वो तो फॉरेन का सिटीजन है ना, अपनी गवर्नमेंट से पूछेगा। या 8 जुलाई 1947 से पहले किसी ने अगर उस दिन या उससे पहले खरीदा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है। या इन दोनों में से कोई भी इंडिया के किसी बंदे को गिफ्ट दे रहा है, या फिर या फिर या फिर इंडिया का ही पर्सन, एक इंडियन, वो अपने RFC अकाउंट से अगर परचेज कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम, RFC अकाउंट से अगर खरीद रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये RFC अकाउंट क्या होता है? ये रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? अनिल कपूर जी USA में थे एक लंबे टाइम के लिए, और इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया अमेरिका के डॉलर्स में। तो अमेरिका में गए, इंडियन है, इंडिया से अमेरिका गए, वहां पे काम किया, मेहनत करी, डॉलर्स में पैसा कमाया, अब ये इंडिया में वापस आ रहे। अब इनके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो ये जब इंडिया में वापस आ रहे हैं तो जो डॉलर्स में पैसा कमाया उसको ये इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवा लें, या फिर ये एक अकाउंट ओपन कर दें, RFC अकाउंट। वो अकाउंट इंडिया के बैंक्स में ओपन हो जाएगा और कुछ बैंक्स में ओपन हो जाएगा, उसे RFC बोलते हैं। उसका मतलब होता है इंडिया का वो पर्सन जो पहले फॉरेन में रहा था, वहां पर उसने कमाई करी, अनिल कपूर साहब उन्होंने कमाई करी, अब वो इंडिया वापस आ रहे, लेकिन फॉरेन करेंसी में उन्होंने जो कमाई करी वो उसे इंडिया करेंसी में कन्वर्ट नहीं कराना चाहते, फॉरेन करेंसी में ही होल्ड रखना चाहते। तो जैसे हम नॉर्मल अपने अपने बैंक अकाउंट में अपना इंडियन करेंसी करते हैं, फॉरेन से कोई बंदा वापस आ रहा है, इंडिया का पैसा कमा के आ रहा है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कराना चाहता, तो वो RFC अकाउंट ओपन करके उसमें अपना पैसा रख सकता है। वो पैसा फॉरेन करेंसी में ही रहेगा, उस पैसे से वो फॉरेन के अंदर कुछ भी परचेज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे RFC अकाउंट बोलते हैं। ये भी एक एक्सेप्शन है। तो बच्चे यहां पर हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है, यहां पर हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। हमने इसके चारों एक्सेप्शंस पढ़ लिए, चारों के मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिए। और देखिए ये क्वेश्चन जून 2019 में आया भी हुआ है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर कोई ओवरसीज सिटीजन खरीदना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है प्रॉपर्टी, कैसे करेगा? तो बेसिकली ये पूरा सेक्शन 4 आपको लिखकर आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब कौन हो गया? बाहर का कोई बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, या फॉरेन का सिटीजन। तो हम इनकी बात कर रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं या फिर खरीदना चाहते खरीद सकते, तो ये पूरा लिखकर आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। तो अभी तक आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया, एक्सेप्शंस पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बच्चे हम लोगों ने हाथ की हाथ सॉल्व कर लिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 5 पर। बच्चों अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 5 पर। देखिए सेक्शन 5 क्या बात करता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी से, अब हम सेक्शन 5 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे, टर्म्स कंडीशंस पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से, बड़े सिंपल। सेक्शन 5 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन इंडिया का, चाहे से नेचुरल चाहे से आर्टिफिशियल बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में वो डील कर सकता है, ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू कर सकता है, अगर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो बेसिकली क्या मतलब निकला
ये मतलब निकला कि अगर इंडिया का कोई भी पर्सन, चाहे से नेचुरल पर्सन, चाहे से कोई कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एजेंसी, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहती, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं जो करंट का शॉर्ट टर्म के लिए है, तो सेक्शन 5 की कंडीशंस को फॉलो करके ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू कर सकते हैं। सेम बात हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा सेक्शन 6 के अंदर, कि कोई भी पर्सन अगर फॉरेन के अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन करना चाहता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो कर सकता है ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू सेक्शन 6 की कंडीशंस को फॉलो करके। यहां पर ये क्या बोल रहा है, अगर इंडिया का कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो कर सकता है ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू सेक्शन 5 के प्रोविजंस को फॉलो। अरे ये बात समझ में आता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सेक्शन 5 अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करो, सेक्शन 5 की कंडीशंस को फॉलो करो, कैपिटल कर रहे हो सेक्शन 6 की कंडीशंस को फॉलो करो। चलिए, तो अभी तक तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन सोचिए कि बहुत सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ऐसे ये सब ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में फिर गिने जाते हैं। सपोज करिए इन फ्यूचर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट को या आरबीआई को कभी ऐसा लगा कि यार ये जो इतने सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, इनमें से ये वाला जो ट्रांजैक्शन को बंद कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, इसको फ्री मत रखो कि इसको कोई भी कर सके, क्योंकि इससे पब्लिक का लॉस होता है, इससे आम जनता पे इफेक्ट आता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है बच्चे कि कोई भी पर्सन अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है फॉरेन में, फॉरेन एक्सचेंज में, तो कर सकता है ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू सेक्शन 5 की कंडीशंस को फॉलो करके। हाँ, अगर फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट में जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं उनमें से ये वाला ट्रांजैक्शन को बंद कर दो या रेस्ट्रिक्ट कर दो, तो गवर्नमेंट कल को नई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। भैया गवर्नमेंट को हम नहीं रोक सकते, अभी जो है वो हम पढ़ लेंगे, कल को अगर गवर्नमेंट कोई नई रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो उसकी बात अलग है। और कल को अगर गवर्नमेंट सच में रेस्ट्रिक्शन लगाएगी तो फिर इस रूल्स के प्रोविजन को ध्यान में रख के लगाएगी। ये थर्ड पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो बच्चों, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये तो बस लिख दिया कि कल को अगर गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है करंट अकाउंट पे तो इस वाले रूल्स को, इस एक्ट को, इस कानून को पढ़कर और फिर बनाएगी। तो बच्चों अभी तक हमने सेक्शन 5 में सिर्फ 3 बातें पढ़ी, मेनली तो 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट ये पढ़ा कि कोई भी पर्सन, चाहे से नेचुरल, चाहे से आर्टिफिशियल, चाहे से बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे से एजेंसी, चाहे से कंपनी, चाहे से एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोई भी पर्सन अगर फॉरेन एक्सचेंज में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो कर सकता है ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू सेक्शन 5 की टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करके। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो कंडीशंस हैं अगर कल को उनमें चेंज लाना चाहे, कल को कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहे पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, आम जनता के फेवर में लगा सकती है, गवर्नमेंट की मर्जी है, लगाएगी तो वो इन रूल्स को फॉलो करेगी जो थर्ड पॉइंट में लिखे हैं। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं, मतलब ये थर्ड पॉइंट आप छोड़ भी सकते, आगे चलो यहां तक आपको समझ में। लेकिन बच्चों अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। ये जो सेक्शन 5 है ना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसको शॉर्ट में CRAT बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में हम CAT बोलते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को CRAT बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म है अपने लिए बनाई हुई। अगर अच्छा, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है जो करंट है, तीनों करंट है,
हर ट्रांजैक्शन करंट है, करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 1 के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है जो टोटली प्रोहिबिटेड है, मतलब उनको किया ही नहीं जा सकता। मतलब उन ट्रांजैक्शन को किसी भी कंडीशन में इंडिया का बंदा फॉरेन में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शेड्यूल 1 में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस बताए हैं कि अगर इंडिया का कोई भी बंदा उन ट्रांजैक्शन को फॉरेन में, वो करंट अकाउंट है, फॉरेन में करना चाहता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शेड्यूल 2 के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शंस बताए हैं जो करंट है, करंट अकाउंट में गिने जाते हैं। इंडिया का कोई भी बंदा अगर उन्हें फॉरेन एक्सचेंज में करना चाहता है, कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेकर। तो सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के 3 शेड्यूल है। उसमें पहला शेड्यूल जो है वो ये बोलता है कि आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, टोटली प्रोहिबिटेड है, ऐसे ट्रांजैक्शन बताए। शेड्यूल 2 में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताए जिनको किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेकर। और थर्ड वाले शेड्यूल के अंदर मेरे बच्चों, थर्ड वाले शेड्यूल के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन बताए हैं जिनमें लिमिट बताई है कि अगर इतनी लिमिट तक, इतने, और लिमिट किसकी है, मॉनेटरी लिमिट है, यूएस डॉलर में है वो लिमिट, कि इतने डॉलर तक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ऊपर अगर करोगे तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लिमिट बना दी, यूएस डॉलर 2,50,000। इंडिविजुअल के लिए अलग है, बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए अलग है, उसको हम डिटेल में सब पढ़ेंगे एक एक करके। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि शेड्यूल 3 के अंदर बोला गया है, एक लिमिट बताइए कि अगर इस लिमिट के अंदर अंदर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई नहीं कुछ रोकेगा। बट इस लिमिट से ऊपर कर रहे हो तो आरबीआई की स्पेशल अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको सेक्शन 5 में सिर्फ इतना सा बताया कि सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की टर्म्स कंडीशन को इंक्लूड करता है और बोलता है कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकता है सेक्शन 5 की कंडीशन को फॉलो करके ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट कल को रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहे लगा सकती है। सेक्शन 5 में 3 शेड्यूल्स आते हैं बच्चों, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 जो है वो ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बताता है जो टोटली प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बताता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेके किए जा सकते हैं। और शेड्यूल 3 ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बताता है जो कि एक लिमिट के अंदर अगर कर रहे हो तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के कर सकते हो, लेकिन अगर लिमिट से ऊपर जा रहे हो तो आरबीआई की आपको अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की सब बात मुझे समझ में आ गई, यहां तक मुझे मजा भी आ गया, लेकिन सर या क्लास लंबी नहीं हो जाए हमारी ये वाली, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे, अब तक कर रहे हैं, अब करेंगे आगे। तो आज ये वाली 3rd नंबर की जो क्लास है उसको हम यहीं तक रखते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट 4th क्लास पढ़ेंगे बच्चों हम, उसके अंदर हम शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 3 सेक्शन 5 कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन 6 कंप्लीट हो जाएगा, आगे की चीजें कंप्लीट हो जाएंगी धीरे धीरे करके। या फिर हो सकता है नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ये तीनों शेड्यूल ही कंप्लीट हो, क्योंकि ये बहुत बड़े शेड्यूल हैं, इनमें अभी मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाने हैं, ऐसे नहीं समझ में आएंगे ये। क्लियर है? तो ये वाली क्लास में, आज की क्लास में हमने कितना पढ़ा बच्चों? 3rd क्लास में हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, सेक्शन 3 पढ़ लिया, सेक्शन 4 पढ़ लिया, और उसके अलावा एक्सेप्शंस पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, और उसके अलावा बच्चों सेक्शन 5 का हमने स्टार्टिंग कर दिया। मैंने आपको सेक्शन 5 के अंदर बता दिया कि सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बोलता है और तीनों शेड्यूल के बारे में। अच्छा बच्चों, ये अगर मैंने लेक्चर सोशल मीडिया पर कहीं पर यूट्यूब पर डाल दिया है और आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी क्लासेस परचेज करना चाहता है, जिन बच्चों ने परचेज की हुई है उनको तो है ही, उन्हें पता है। अगर कोई बंदा हमारी क्लास परचेज करना चाहता है, बता देता हूँ, हमारी क्लासेस हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, ये लोगो मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ऐप का लिंक है, वो वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड नहीं करना है तो वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप परचेज करो। उसके अलावा
अगर आप चाहो तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस अवेलेबल होगी। तो बच्चे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं हमारे, आपको उसमें पूरी क्लासेस मिलती हैं। आपने देख ही लिया, पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ाया जाता है, स्कैनर सॉल्व किया जाता है, एमसीक्यू अलग से पढ़ाए जाते हैं, बताइए एमसीक्यू की अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके क्लासेस, उसके नोट्स भी होते हैं। और उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि अनलिमिटेड व्यूज होते हैं, नोट्स आपके होम डिलीवरी होती है, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगा, हार्ड कॉपी भी मिलेगी, ऑफलाइन, दोनों ही दिए जाते हैं। क्लियर है, अनलिमिटेड व्यूज रहते हैं आपके एग्जाम्स पर। तो आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप में भी चैट का ऑप्शन है, वहां पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।